जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 18 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और ये सेट जो है 18 समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। पिछले क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे मेरे भाई, और नहीं देखें तो जाकर देखिए, बहुत चीज़ उसमें सीखने को मिलेगा आपको। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जो भी भाई इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं वो खुद से सोल्व करें और ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, बोल रहा कि एक आयताकार पिरामिड में जो है 5 कोने और 8 किनारे हैं, तो इसके कितने फलक होंगे। मतलब कि 5 कॉर्नर दे दिया है, 8 ईज दे दिया है किनारा। ठीक है ना। तो इसका सरफेस पूछ रहा, नंबर ऑफ सरफेस कितना होगा। तो सबसे पहले एक जैसे बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं जो है ना, एक घर बना लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन बनाने के लिए मेरे भाई इतना कर रहे हैं। ठीक है ना। हमको ये सभी में मेरे भाई रिलेशन बन जाएगा ना, तो फार्मूला बैठ जाएगा और उसी फार्मूला पे हम कितना कोना दे, कितना किनारा दे, कितना फलक पूछे हम बता देंगे। अब देखिए ये है क्या है मेरे भाई, एक घन है। अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। देखिए ये घन है, कुछ इस तरीके का है ना, इमेजिन कीजिए 3D में। अब इसमें यदि पूछे मेरे भाई कोना कितना है, मतलब ये कॉर्नर कितना है, कॉर्नर आपसे पूछेंगे, CORNER कॉर्नर पूछेंगे तो कितना होगा। कॉर्नर मतलब कोना मेरे भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर 8 है ना। इसी में देखिए कॉर्नर मतलब कोना, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, 8 हो गया ना। तो कॉर्नर लिख देंगे 8 होता है। अब देखिए यदि हम ईज मतलब क्या होता है मेरे भाई, किनारा होता है। ईज मतलब किनारा होता है ना। यदि किनारा देखे पूछेंगे इसमें कितना होगा किनारा मेरे भाई, तो देखिए अब किनारा क्या होगा, किनारा बोलिएगा यही इसका किनारा है ना। तो एक किनारा ये, 2 किनारा ये, 3 किनारा ये, 4 किनारा इधर, 4 किनारा ऊपर हुआ, फिर 4 किनारा नीचे, 1 2 3 4 8। अभी और बचा हुआ किनारा, ये भी तो किनारा है मेरे भाई। 9, ये 10, ये 11, ये 12, यानी 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 को एक साइड, दोनों साइड, चारों साइड है ना, तो 12 हो गया किनारा मेरे भाई, 12 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए सरफेस की बात करें, मैं आपसे यदि सरफेस पूछूं मेरे भाई, सरफेस पूछूं, देखिए सरफेस पूछूं, नंबर ऑफ सरफेस इसमें कितना, सरफेस मतलब फलक मतलब सतह। ठीक है ना। सतह कितना है, देखिए एक सतह ये हो गया, एक सतह नीचे हुआ, दो सतह। अब देखिए चारों बगल एक सतह, 4 सतह हो जाएगा ना, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 4 सतह ऊपर नीचे 6 सतह, टोटल कितना हुआ मेरे भाई सरफेस। वही सरफेस मतलब फलक उसी को बोलता है, तो 6 हुआ। अब देखिए इसके बीच का रिलेशन हम बनाते हैं। यदि मेरे भाई सरफेस प्लस कॉर्नर हम लिख देते हैं, कॉर्नर जो लिख देते हैं, तो बराबर हम ईज प्लस 2 लिख सकते हैं। रिलेशन बन गया मेरे भाई। देखिए तो बोलिए 6 प्लस 8 क्या हुआ, 14। ईज में 2 जोड़ देंगे, 14, 14 बराबर 14 आ रहा है। ये मेरे भाई रिलेशन बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। इसको एकदम गाड़ कर लिख लेना है मेरे भाई कॉपी में अपने। ठीक है ना, बहुत ही काम देगा। ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ दिया कि 5 कॉर्नर है और 8 ईज है, तो आपके पास से पूछ रहा फलक, नंबर ऑफ सरफेस। तो देखिए नंबर ऑफ सरफेस पूछ रहा, तो x मान लेंगे प्लस कॉर्नर कितना दिया, कोना मेरे भाई 5 बराबर किनारा कितना है मेरे भाई 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना मेरे भाई। तो आंसर यही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए नहीं इतना बताएं मेरे भाई, ये सब रिलेशन या फिर प्रैक्टिकल। ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन जो भी आए, जरूरी नहीं फलक पूछे, कभी किनारा पूछ देगा, कभी कॉर्नर पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा। अब कोई साइज दे दे, बस हमको नहीं पता, बस हमको ये फार्मूला पता है ना, निकल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना देता है नहीं देता। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए मेरे भाई। और पसंद आया है मेरे भाई ये तरीका मुझे समझाने का मेरा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। बहुत ही मेहनत करके आपको समझा रहे हैं, और भी कोशिश करेंगे और भी बढ़िया से बढ़िया समझाएं। ठीक है ना। बस आप मेरे लिए कीजिए कि लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है और ये बहुत ही फेमस सवाल है, LCM का है। बोल रहा है कि 1000 मीटर लंबे ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q ने एक ही समय में एक ही स्थान से क्रमशः
27 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरुआत की। ठीक, समान दिशा में चलने पर प्रारंभ के कितने समय बाद हुए प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए बहुत तरीके का सवाल बनता है इस तरीके का सर्कुलर ट्रैक पर, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक चलता है, कभी सेम डायरेक्शन में चलेगा, कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकता है। तो फिलहाल सेम डायरेक्शन में पूछ रहा ना, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं मेरे भाई। और ये सर्किल जो है मान लेते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है दो व्यक्ति P और Q के द्वारा, ठीक है ना, P और Q के द्वारा, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज में जा रही है, ठीक है ना। और चाल जो है ना, सबसे पहले एक ही ध्यान देना है बात मेरे भाई कि टाइम आपको निकालना है। जो भी दिया रहे, जितना भी व्यक्ति रहे, सबका टाइम निकालना है कि एक सर्कुलर पूरे पाथ चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो इसको P को कितना समय लगेगा मेरे भाई, P को लगेगा PT, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, PT बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना होगा 1000 बटे चाल कितना हो जाएगा मेरे भाई 27। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में लाना है और आंसर भी सेकंड में दिया हुआ, इधर डिस्टेंस भी मीटर में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 18, 3 × 27 करेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा 200, 400/3 आ रहा, ठीक है ना, 200 400/3 आ रहा, 400/3 क्या आएगा, ये सेकेंड आएगा। मतलब P जो है पूरे एक सर्किल करने में उसको 400/3 सेकेंड लगता है। अब Q का टाइम निकाल लेते हैं मेरे भाई, वही होगा 1000/4, इसका हो जाएगा 36 × 5/18, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 1 0 खत्म हो जाएगा। तो इसको कितना आएगा मेरे भाई 100 सेकेंड। अब बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एलसीएम निकाल लेना, और जो एलसीएम आएगा ना उतना ही समय के बाद जो है ना वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम यदि हम निकालते हैं मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 सेकेंड एलसीएम आएगा, और यही 400 सेकेंड के बाद वो है ना प्रारंभ बिंदु पर साथ में मिलेगा, ठीक है ना, साथ में होगा। इसका एलसीएम पता है ना फ्रैक्शन का, क्या करते हैं ऊपर का एलसीएम निकाल देते हैं और नीचे का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो नीचे में यहाँ कुछ नहीं, 1 है और 3 है, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, नीचे 1 ही हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम 100 और 400 का एलसीएम 400 आएगा बटे 1 आएगा, मतलब 400, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत ही सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, यानी कॉमन टेंजेंट है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है 6.5 सेंटीमीटर है। यदि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तब वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, फिर आ गया है तो फिर बता रहे हैं, और इसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं। जैसे देखिए दो वृत्त है मेरे भाई, एक का त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर और दूसरे का 4 सेंटीमीटर है, और उन दोनों के वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। तो क्या आप अनुमान लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस, क्या ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेगा या फिर कट करेगा या फिर बाहर ही रहेगा, मतलब स्पर्श नहीं करेगा। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे 4 तो 6.4 आ रहा है, ये 6.5 बोल रहा है, मतलब दूर ही हो जाता है, ठीक है ना, तो स्पर्श नहीं करेगा। इस तरीके से मान लेते ये है, ठीक है ना, ये दूसरा कितना 2.4 सेंटीमीटर और ये जो है मेरे भाई इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखिए इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, वो है दिया वो 6.5 है। 6.5 देखिए 4 2 6.4 आ जाता है ना, तो बीच में एक और जगह बच जाता है 0.1, तो 0.1 इसका मतलब ये दोनों वृत्त टच नहीं करेगा, मतलब बाहर ही दूर ही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। तो उभयनिष्ठ बोल रहा है कि यदि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केंद्रों को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब इस तरीके से आपको स्पर्श लाइन ये नहीं बनाना, सीधा सीधा ड्रॉ कर देना मेरे भाई ये, ठीक है ना। यही लाइन आपसे पूछ रहा है, ये मान लेते हैं P और ये Q है, ठीक है ना। तो PQ बराबर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, √, होता है मेरे भाई इन दोनों केंद्रों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी पहला का त्रिज्या माइनस दूसरे के त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई √d², इन दोनों के बीच का केंद्र के दूरी कितना है
6.5 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं ना, 13/2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यदि घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 1.6 आ जाएगा। 1.6 का मतलब कितना होगा, 8/5, 8/5 का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना, यही होगा ना। देखिए 4 में से 2.4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.6। 1.6 का मतलब क्या होता है, 8/5 होता है ना मेरे भाई, होता है ना। बस अब देखिए इसको तोड़ेंगे मेरे भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी 13/2 प्लस 8/5 इंटू 13/2 माइनस 8/5, ठीक है ना। अब अंडर रूट हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 13 × 65 16 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा मेरे भाई। ये 81/ये 10 हो जाएगा, इंटू ये 13 × 65 माइनस 16 कितना होगा, 49/10। तो देखिए एक 9 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया, यही आया ना, एक 9 एक 7 और नीचे 10, तो कितना आएगा 6.3 आ जाएगा। 63/10 6.3, कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मत करते रह जाइएगा डी स्क्वायर 6.5 के स्क्वायर फिर माइनस, देखिए जैसा क्वेश्चन आता है उस तरीके से हम लोग को चलना पड़ेगा, नहीं तो पता लगे कैलकुलेशन ही करने में फंस गया, ठीक है ना, टाइम निकल गया। तो जैसा देश मेरा भाई वैसा भेष, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हम रोटेट कर दिए, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को भी करना, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है √5 + 2 और √5 + 3 की जो है तीसरा अनुपातिक मान ज्ञात कीजिए। तो यानी थर्ड रेशियो पूछ रहा है, मतलब तीसरा अनुपात तृतीय अनुपात। तो आपको बताए हैं कि जब दो संख्या रहे x और y, इसका मेरे भाई यदि सेकेंड रेशियो पूछेगा, मतलब द्वितीय अनुपात पूछेगा, तो क्या कर देना मेरे भाई, √xy कर देना, ठीक है ना, √xy कर देना। अब यदि आपसे पूछेगा कि इसका थर्ड रेशियो बताइए, मतलब तृतीय अनुपात, तो क्या करना है मेरे भाई, y² / x कर देना, ठीक है ना, y² / x, ये लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, तृतीय अनुपात पूछा है तो y² / x कर देंगे, तो √5 + 3 का होल स्क्वायर बटे x कितना हो जाएगा मेरे भाई, √5 + 2 हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 × 5 = 14 प्लस 6√5 बटे ये √5 + 2 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं है तो देखते हैं रेशनलाइजेशन करके, √5 - 2 बटे √5 - 2 हो जाएगा ना। ये तो नीचे में 1 हो जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14√5 - 28 प्लस 6×5 - 12√5, ठीक है ना। तो आ जाएगा ये 2√5, 2 + 2√5, यही आएगा ना। 14√5 में 12√5 गया, 2√5 आएगा, 30 में से 28 गया, 2 आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो √5 + 1 आ जाएगा ना। कोई ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये चीज लिख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात पूछ देता है, ठीक है ना। मेरे भाई एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण जो है 75 डिग्री है और जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दिया गया है कि साइन 75 डिग्री का मान आपको 0.96 और कोस 75 डिग्री का मान 0.25 का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देखिए मेन रूप से आपसे पूछ रहा है, ये जो सेक्टर है ना मेरे भाई AB, इस पेंटेड का एरिया निकालना, ठीक है ना, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम इस टोटल वाला क्षेत्रफल में, ये एक आर्क है ना भाई, त्रिज्यखंड है ना, सेक्टर है ना इस सर्किल का, तो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा ना ये पेंटेड एरिया का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करेंगे, बस वही करेंगे, तब क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरे भाई θ/360 इंटू πr² होता है, ठीक है, θ/360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल होता है, माइनस, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होता है, 2 साइड दिया हुआ उसके बीच एंगल दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू साइन 75 डिग्री हो जाएगा ना। असल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई निकालते हैं ना, लेकिन वो नहीं होता मेरे भाई, असल में ये होता है जैसे कोई
एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और ये मान लिया ए दिया है, ये बी है, ये थीटा है मेरे भाई, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना 1/2 हो जाता है, और ए बी से मल्टीप्लाई होकर इसका साइन थीटा हो जाता है। इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है उसका साइन थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसीलिए आप जब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं ना, ये थीटा होता है मेरे भाई, तो ये जब होता है ए होता है और ये बी होता है, तो सीधे करते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई कर देते हैं ना, ऊंचाई एच मान लेते हैं, ये एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर असल में साइन 90 डिग्री भी है जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, इसीलिए 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई ये आता है, असल में इसी से आता है, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल तो उसके दो साइड 1/2 इंटू दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन और उसके बीच का जो एंगल साइन थीटा होता है ना वो रख देना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस वही चीज करेंगे। अब यहाँ थीटा बटे 360, 75/360 कितना आएगा मेरे भाई, 75/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई में नहीं ऑप्शन, ठीक है, रहने देते हैं, तो 22/7 नहीं करते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा मेरे भाई, 25 माइनस 1/2 इंटू 25 इंटू, अब साइन 75 का मान सजेस्ट किया है कि आप 0.96 लीजिए, 0.96 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई 24/25, 24 चौक 96, 25 चौका 100, 24/25, 24/25 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 5 नहीं 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 24 आ रहा है, ठीक है, 5/24। अब ये 25 कैंसिल, ये 12 हो जाएगा ना, उधर माइनस में 12 सिर्फ है। अब देखिए 5/24 इंटू 22/7 इंटू 25, ठीक है ना, माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा देर के लिए यदि इसको हम नहीं सीधे कर ही देते हैं, 12 11 काट देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 125 गुने 11 करते हैं तो 5 7 3 1 माइनस 144 गुने 7 करते हैं, 7 28 के 8 बाकी 2 98 2 100, 1008 बटे कितना आ जाएगा मेरे 6284 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये मिटा देते हैं, ठीक है ना, और आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा 6 मेरे भाई, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 12 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, 2 11 10 2 12 805 बाकी 1 6 1 7, ठीक है, 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा 1375, ठीक है ना, बटे 84 करेंगे मेरे भाई, डिवाइड करेंगे 13 तो आ जाएगा आपका 4.36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड करके देखिए, 4 चौक 16 6 बाकी 1 8 चौक 32 1 33, ठीक है ना, तो इतना आ रहा 4.36, आप डिवाइड करके मारिए, ठीक है ना, इतना करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो अब एक और दूसरा तरीका देखिए, हम बता रहे हैं, कोशिश करते हैं, यदि हम ये 5/24 22/7 25 है ना, 24 को थोड़ा देर में 25 मान लेते हैं, या 25 को 24 मान लीजिए, मान लेते हैं टोटल ये बराबर है, तो अब उसके बाद इसको हम भी मान लेते हैं 21 है, ठीक है ना, तो ये तो कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा 15 और 27 3 बार में कटेगा 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 आएगा मेरे भाई, यानी 3 से क्या करेंगे कि दोनों तरफ ज्यादा ही है, 3 से ज्यादा ही होगा ऑप्शन मेरे भाई, 3 से ज्यादा होगा मतलब 8 नहीं हो जाएगा एक के बाद, ठीक है ना, 12 नहीं हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, पॉइंट में ही आएगा, इसे तो यही होगा, नहीं तो आप कर देख लीजिए, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक परिवार के पिता और माता की मासिक आय जो है वो 5:3 के अनुपात में है, और औसत जो है ना उन दोनों का 1,40,500 रुपया है। यदि पिता की मासिक आय जो है 4% कम हो जाती है और माता की आय जो है 8% बढ़ जाती है, तो परिवार की औसत जो है मासिक आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब उसके मासिक आय में परिवर्तन क्या आएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, मैं एक ही मेथड बताता हूँ, ज़्यादातर बोलता हूँ, आना चाहिए आपके माइंड में, वो है रेशियो का मेथड, ठीक है ना। तो देखिए पहले फादर है मेरे भाई और दूसरा मदर है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी माता प्लस पिता दोनों। तब पिता के मासिक आय कितना है 5 है, माता की कितना है 3 है, टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा देखिए औसत है इतना है, अब इसको इग्नोर करिए कि औसत कितना है, नहीं है रुपया में नहीं पता, हम रेशियो को पकड़ेंगे।
उसके बाद देखिए बोल रहा पिता की मासिक आय 4% कम हो जाती है, बस कुछ नहीं करेंगे, 4% कम हो जाता है तो -4 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा -20%, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोलता है माता की आय जो है 8% बढ़ जाती है, तो इसमें क्या करेंगे +8% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा +24%, लिख दिए प्लस, ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना परिवर्तन आएगा, वही परिवार के औसत आय में, मतलब माता पिता के औसत आय में पूछ रहा है। तो परिवार में तो मान लेते हैं x% की परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे, बराबर 8x हो जाएगा मेरे भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये 4% बराबर कितना हो जाएगा 8x। तो x बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, x बराबर 4/8, तो x बराबर क्या आएगा 0.5%, क्या आएगा 0.5% की कमी आएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर ऑप्शन रहता -0.5%, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता कि ये 0.5% प्लस का साइन आ रहा, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है ना। परिवार की मासिक औसत आय जो है ना वो बढ़ रहा। यदि माइनस आता तो बताता है कि माइनस साइन घट रहा है मासिक औसत आय, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो सकता है माइनस में भी रहता तो, ठीक है ना। तो यहाँ साइन बताएगा प्लस बढ़ रहा है या घट रहा, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरह से कीजिएगा। साथियों देखिए एक और सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा -6x² -3x -2 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जहां x जो है वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मान आपसे पूछ रहा। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो इसका मेरे भाई मैक्सिमम मान आपसे पूछेगा ना, तो क्या करना है, सबसे पहले जो है इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना। अब डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, आईएससी में जब इंटर में पढ़े होंगे 12 में, वहां पर क्या होता है ना कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई 2a हो जाएगा, इसका प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में पावर जुड़ के ये कांस्टेंट से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है कांस्टेंट से, और ये पावर 1 घट जाता। उसी तरीके से पावर यहाँ 1 है, ये मल्टीप्लाई हो गया b में और पावर 1 घट गया तो x की पावर 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, कुछ नहीं तो b ही रह गया, ठीक है ना। अब मिनिमम मान आपसे हो सकता है पूछे मेरे भाई मिनिमम मान, तो मिनिमम मान होता है, ध्यान रखना मिनिमम मान बहुत पूछता है, जनरली मिनिमम ही पूछता है। तो मिनिमम मान होता है c - b²/4a होता है मेरे भाई, ये गांठ बांध कर लिख लो, ठीक है ना। बहुत काम दे रहा है, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना सब अपने आप में खास है मेरे भाई, और सब के लिए आप भटकिएगा इधर उधर, कहाँ जाए नहीं जाए, सब आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, बना बनाया। तो मिनिमम मान ध्यान रखना c - b²/4 है, यहाँ पर c b a क्या है पता ही लग गया होगा, यहाँ पर 4 है मेरे भाई, इसके नीचे है, ठीक है ना, b²/4 है। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी 4ac - b²/4 कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में याद रखिए, ठीक है ना, आसानी होगी। अब देखिए अधिकतम मान पूछ रहा, तो हम क्या बोले, अधिकतम मान जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो x का मान आएगा मेरे भाई वो पुट करना पड़ेगा हमको। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे भाई, -12x - 3 आएगा बराबर 0, हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है ना, बराबर 0 पुट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ क्या आएगा मेरे भाई, -12x बराबर 3, तो x बराबर -1/4। अब -1/4 आया मेरे भाई, -1/4 पर जो है ना इसका मैक्सिमम मान होगा, तो मैक्सिमम मान होगा तो -1/4 बैठा देते हैं, -6 × -1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/16, माइनस प्लस हो जाएगा, +3/4 हो जाएगा, 3 × 1/4 करेंगे ना, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3 दूना 6 8 दूना 16, -3/8 +3/4 -2 आ जाएगा, एलसीएम 8 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 + 6 -16 कितना आ जाएगा मेरे भाई, -13/8, ठीक है ना, -13/8 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है -13/8, देखो तो -13/8 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही चीज पूछेगा आपसे, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर से एक बार बता देते हैं,
तो मैक्सिमम पूछेगा तो सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना और 0 के बराबर पुट कर देना, ठीक है ना। जिससे इसका डिफरेंशिएशन -12x - 3 बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। और जो x का मान निकलेगा मेरे भाई, यही मान जो है इस पर रखने पर ये मैक्सिमम मान देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, जो मान आएगा वही मैक्सिमम मान होगा। और मिनिमम मान सबसे हल्का है और यही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जानता है कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं पूछेगा, मिनिमम पूछेगा। तो मिनिमम c - b²/4 कर देना, ठीक है ना। ये रट्टा मार लेना मेरे भाई, बहुत काम देगा। बोल रहे हैं ना, जब एक सेट मारने जाइएगा ना तब मेरा क्लास याद आएगा, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ही पूछा जाता है। बोल रहा कि एक दुकानदार अपने सामान को जो है 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, 10% डिस्काउंट देता है। वह खरीद और साथ ही बिक्री के समय जो है ना गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक बेईमानी करता है। देखिए ये दुकानदार इतना लालची है कि जब कोई सामान वो खरीदता है ना तो 10% वहां पर भी घपला करता है, वहां भी बेईमान करता है। उसके बाद वो सामान को बेचने के बाद भी 10% का घपला करता है, ठीक है ना। यानी वजन में उससे ज्यादा भी ले लेता है और बेचता है तो कम वजन देता है, ठीक है ना। यानी दोनों तरफ बोलता है दोनों हाथ में लड्डू, उस तरीके से ये कर रहा। तो आपसे पूछ रहा है उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है ना, एक दुकानदार जैसे किसी वस्तु को सामान को 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना। जैसे उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है मेरे भाई, तो 20% अधिक अंकित करता है तो कितना करता है मेरे दोस्त, तो 120 क्या करता है, ये मार्क प्राइस करता है, ठीक है ना। अब 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है मतलब 120 का 90/100, यही तो 10% की छूट देगा, मतलब 108 रुपये में वो बेचता है। अब देखिए 100 रुपये में वो खरीदा मेरे भाई, 108 रुपये में बेच रहा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा, तो प्रॉफिट आ रहा 8%, यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा। अब दूसरा काम क्या करता है कि जो सामान खरीदता है ना उस पे खरीदने वक्त और बेचने वक्त 10% का मतलब बेईमानी करता है। तो जैसे मान लिया 100 kg कोई सामान खरीदने का है, ठीक है ना, या फिर 100 kg का गलत वजन का है ना, 100 kg कोई चीज सामान लेता है तो वो क्या करता है मेरे भाई, वो 110 रुपया 110 kg वो ले लेता है। मतलब वो किसी से लेता है ना, होलसेलर से मान लेते हैं लेता है, तो 100 किलो की जगह वो 110 किलो गलत तरीके से ले लेता और देने का रहता है तो 90 किलो ही देता है। समझ में आया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, खरीद और साथ ही बिक्री के समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% लाभ कमाता है। मान लेते हैं 100 ग्राम, यहाँ छोड़िए 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम खरीदने को रहता है तो लेता क्या है, उससे ले 110 किलो ले 110 ग्राम ले लेता और देने का रहता है जब खुदरा विक्रेता को तो 90 ग्राम ही देता है। मतलब दोनों तरफ देखिए बेईमानी कर रहा हूँ, दोनों तरफ पैसा कमाना चाह रहा है, लाभ कमाना रहा है। तो लाभ कितना यहाँ हो जाएगा मेरे भाई, 90 में वो देता, 110 में लेता, तो लाभ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का अंतर बटे 90 इंटू 100 हो जाएगा मेरे भाई। जब भी लाभ होगा नीचे में छोटा वैल्यू होगा, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 200/9%। यहाँ क्या करता है, 200/9% लाभ कमाता है, मतलब 2% लाभ प्रतिशत जो होगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। दो जगह लाभ प्रतिशत कमा रहा। अब टोटल लाभ नहीं निकलेगा, अब मेथड ऑफ ये कंपाउंडिंग मेथड का यूज नहीं होगा, x + y + x/100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही x + y + x/100। तो लिख देते हैं x + y + x/100। दो लाभ कमाता है तो टोटल इक्विवेलेंट लाभ ये फॉर्मूला पर निकल जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x + y यहाँ पर निकालेंगे मेरे भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। x कितना 8 + 200/9 + 200/9 इंटू 8/100 होता है ना, x + y + x/100। अब देखिए खत्म हो गया 2 बार में। अब ये 16/9 ये 200/9 216/9 8 + 216/9 होगा तो ये कट जाएगा, 9 दूना 18 9 तो 36, तो 24 8 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 32% आ जाएगा इसका टोटल लाभ, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा कुल लाभ प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 32% होगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना, पहले देख लेना कितना % लाभ स्टार्टिंग में कमा रहा, और दूसरे स्टेप में देखना कि
वजन में क्या कर रहा है घपला, उससे कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को इक्विवेलेंट करके इस मेथड ऑफ कंपाउंडिंग से निकाल सकते हैं ना x प्लस वाई, ठीक है ना। पसंद आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 3√41 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा, मतलब उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज पता कर लेते हैं कौन सा त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होता तो पता चल जाता आसानी से, समबाहु होता तो भी पता चलता। तो तीसरा एक बनता है मेरे भाई न्यूनकोण त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा। तो देखते हैं न्यूनकोण त्रिभुज का तो नहीं पता, लेकिन समकोण त्रिभुज का आसान है तरीका पता करने का। देख लेते हैं यदि ये 12 है मेरे भाई, ये 15 है, तो ये 3√41 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए ये 3 गुने 4 करते हैं ना, और ये 3 गुने 5 करते हैं मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये 4 को 16, 25, 41 आ रहा है, √41 हो रहा है ना। और 3 से मल्टीप्लाई इधर भी इधर भी इधर भी, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉलो कर रहा है। आप देख लीजिए इन दोनों के स्क्वायर को सम कीजिए, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब इस त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है। इस त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाने पर मेरे भाई ये जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी त्रिभुज हो मेरे भाई, यदि उन तीनों भुजा के मध्य बिंदु को, यानी तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से एक जो ट्रायंगल बनता है ना, उस ट्रायंगल का एरिया जो होता है मेरे भाई, इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है, ठीक है। लिख लेना, ठीक है ना, जैसे ABC है, ठीक है ना, और ये नाम दे देते हैं DEF, ठीक है ना। तो एरिया, और ये जो 4 त्रिभुज बनता है ना, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, चारों का एरिया बराबर हो जाएगा, जो कि इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। लिख लेना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा त्रिभुज DEF बराबर मेरे भाई 1/4 ऑफ एरिया त्रिभुज ABC। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू हाफ, कितना आधार इंटू ऊंचाई 12 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 × 12, ये 15 × 45/2, कितना आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब जो चीज बताएं उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे कि किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो उसका क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4। और इस तरीके से 4 त्रिभुज बनता है और चारों का क्षेत्रफल जो है बराबर आपस में होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा, परिमाप पूछ देता तो क्या होता, तो ध्यान रखना, लिख लेना, परिमाप जो है मेरे भाई इसका आधा हो जाता, बड़े वाले त्रिभुज का है ना, परिमाप का आधा हो जाता है ये, ठीक है ना। 1/4 नहीं, परिमाप इसका आधा हो जाता है, ठीक है ना। अब ये भी वही हो जाएगा, जब सेम एरिया रहता है तो परिमाप भी वही लगभग होगा, ठीक है ना। तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, ये याद रख लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा बता दिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि a बराबर जो है 89 है, b बराबर -69 है, c बराबर 8 है, तो आपसे पूछ रहा 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 49c² -42 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ पर देखिए सभी मेरे भाई, यहाँ पर ये दिख रहा किसी संख्या किसी का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखते हैं a प्लस बी भी टर्म में है और c का स्क्वायर के भी टर्म में, और जो है प्लस बी इंटू सी, यानी ये और ये का मल्टीप्लीकेशन है ना 2ab के फॉर्म में होगा, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर होगा मेरे भाई, चाहे 3a प्लस बी और प्लस 7c का होल स्क्वायर हो या -7c का होल स्क्वायर, मतलब कोई संख्या का मेरे भाई, ये तो होल स्क्वायर ही है इतना, तो कोई संख्या का होल स्क्वायर होगा। ऑप्शन देखिए कोई होल स्क्वायर में है तो बोलिएगा हाँ मेरे भाई ऑप्शन बी ही है, जो केवल किसी संख्या का होल स्क्वायर है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो ये सब बता रहे हैं मेरे भाई, इसलिए बोलते हैं कहीं मत जाइए, हमसे जुड़े रहिए, हर एक चीज आपको सिखा देंगे एकदम मेरे भाई, बिल्कुल बोलते हैं जितना मेरे पास है मैं सब दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यही आएगा। अब इसको क्या करते हैं मेरे भाई, ये 3a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा नहीं, प्लस इसको 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए -2ab, a² प्लस b² -2
ए कितना होगा, ए प्लस बी, 2a इतना लिख दिए ए की जगह, इंटू बी कितना है 7c हो जाएगा, माइनस 2ab। अब देखिए जोड़ते हैं इसको, करते हैं मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो 9a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा, प्लस 49c स्क्वायर, माइनस कितना 3 दूना 6 7 42, ए प्लस बी इंटू सी आ रहा ना। यानी मेरे भाई कितना आ रहा आपसे 3a प्लस बी माइनस 7c का होल स्क्वायर आ रहा है, यही तो आ रहा ना। अब देखिए 3 इंटू ए प्लस बी जोड़ेंगे 89 माइनस 69 कितना आ जाएगा 20 मेरे भाई, माइनस 7 इंटू सी का कितना हो जाएगा मान 8 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 56 का होल स्क्वायर मेरे भाई, 4 का होल स्क्वायर आ रहा है ना, बराबर 16 आया ना मेरे भाई, ऑप्शन यही आ गया है ना करेक्ट आंसर। तो देखिए इतना बिल्कुल भी नहीं करना है, देख लेना किसी का स्क्वायर है मतलब किसी संख्या का होल स्क्वायर होगा, और उसके बाद ये सभी नंबर होल नंबर में कोई किसी का, और ऑप्शन भी नहीं है फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मान लिया जाए 9/16 रहता, 25/49 रहता, तब सोचते हैं, लेकिन सीधा एक ही ऑप्शन है मेरे भाई किसी संख्या का स्क्वायर, वही कर देंगे, काहे माथा पेची इधर उधर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, ये पसंद आया ट्रिक था, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि 10/22 सही 1/2 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, 10 22.5 डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसको पता नहीं है 22.5 डिग्री का मान, लेकिन हमको पता है एक कि 1045 डिग्री का मान पता है, ठीक है ना। तो 1045 डिग्री का मान हमको पता है, फार्मूला पता होना चाहिए कि 10 जब x/2 होता है मेरे भाई, 10x/2 होता है, फार्मूला होता है 10x/2 बराबर 1 माइनस कोस x बटे साइन x होता है मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना, आप लिख लीजिए 10x/2 बराबर होता है मेरे भाई 1 माइनस कोस x बटे साइन x। अब यहाँ पर 10x/2 है ना, 10 45/2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 22.5 को तो यही लिख सकते हैं 45/2। तो अब इसका मान क्या होता है मेरे 1 माइनस कोस x, कोस x मतलब ये पूरे हो जाएगा 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री मेरे भाई बटे साइन 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 बटे 1/√2 आ जाएगा ना। तो यहाँ करेंगे सीधे √2 माइनस 1 बटे √2 कैंसिल, √2 माइनस 1 सीधे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि √2 नीचे वाला कट जाएगा ना, नीचे 1 बचेगा, तो √2 माइनस 1/1 मतलब √2 माइनस 1 होगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला, ये क्वेश्चन देने का मकसद मेरा था ये फार्मूला आपसे याद करवाना, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूला याद रख लीजिए मेरे भाई, जितना दे रहे हैं सब बोल रहे हैं याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत काम देगा, ठीक। साथियों एक और सवाल है, और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि जो भी भाई अभी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए वो अभी तक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके संभव तो शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप खुद से करिए, इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है मेरे भाई वो कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कितना आंसर होगा ये बताना है आपको, ठीक है ना, नीचे देना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, फिर सेट नंबर 19 को लेकर और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कोशिश करेंगे, बढ़िया मेथड ट्रिक जितना संभव हो सके सब आपको दे सके, ठीक है ना। ठीक है ना, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।